मेरे प्यारे दोस्तों, स्वागत है आप सभी का आज की एक नई वीडियो में। दोस्तों, यदि आपका भी 1 मार्च का मैथ का पेपर है तो आज की वीडियो आपके लिए बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, क्योंकि दोस्तों आज की इस वीडियो में हम वास्तविक संख्याओं का वन शॉट करने वाले हैं। और इस वीडियो में हम इस चैप्टर से जितने टाइप के एमसीक्यू बनते हैं सारे एमसीक्यू को देख लेंगे। और इस वीडियो को देखने के बाद इस चैप्टर से आने वाले एमसीक्यूज में आपका एक भी क्वेश्चन नहीं छूटने वाला दोस्तों, ये मेरी गारंटी है। बस पूरा वीडियो ध्यान से देखिएगा और देखिए कि आप लोग मेरे साथ साथ लगाइए और देखिए कि कितने क्वेश्चन आप कर पाते हैं। जी हाँ दोस्तों, क्योंकि आप सभी लोगों का पेपर होने वाला है तो आप सभी लोग अपने आप को परखिए कि कितने क्वेश्चन आप कर पाते हैं। ठीक है, चलिए शुरू करते हैं और एक एक क्वेश्चन को अच्छे से हल करते हैं। तो यहाँ पर पहला प्रश्न है कि निम्न में से अपरिमेय संख्या कौन सी है। ठीक है, तो अपरिमेय संख्या इसमें से कौन सी है, सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है दोस्तों। तो 22/7 भी एक परिमेय संख्या है और ये भी परिमेय हो जाएगा। और इसको खोलेंगे तो ये 5/4 ये भी परिमेय हो जाएगा। ठीक है, लेकिन पाई दोस्तों एक अपरिमेय संख्या है। और कई लोग कहेंगे भैया पाई का मान भी तो 22/7 होता है, तो आखिर पाई अपरिमेय है तो 22/7 अपरिमेय क्यों नहीं है। तो दोस्तों ये बात बिल्कुल भी अपने दिमाग में डाउट मत रखना। पाई का मान जो 22/7 आपको दिया जाता है ना, वो केवल क्वेश्चंस को सॉल्व करने के लिए दिया जाता है। बाकी पाई का वास्तविक मान कुछ और ही होता है, आप गूगल पर सर्च करके देख सकते हैं, है ना। तो पाई को हमेशा आपको अपरिमेय मान के चलना है। ठीक है, और 22/7 को हमेशा परिमेय मान के चलना है। इसमें आपको तनिक भी डाउट नहीं रखना है अपने दिमाग में। पाई दिख जाए तो तुरंत अपरिमेय लगा दीजिए। ठीक है, अगला क्वेश्चन है संख्या 4 √3 है एक। ये कैसी संख्या है, पूर्णांक है कि परिमेय संख्या है कि अपरिमेय संख्या है कि कोई नहीं। तो दोस्तों 4 √3 को मैं ऐसे भी लिख सकता हूँ 4 × √3। और मैं ये भी जानता हूँ कि √3 जो है एक अपरिमेय संख्या है। कैसी है, अपरिमेय संख्या है। तो ये चीज़ हमेशा याद रख लो दोस्तों कि अगर परिमेय संख्या और अपरिमेय संख्या, ठीक है, एक परिमेय संख्या और एक अपरिमेय संख्या के बीच चाहे आप गुणा कर लो, भाग कर लो, जोड़ कर लो या घटाना कर लो, हमेशा अपरिमेय संख्या ही आएगी। ये बात याद रख लो। तो 4 एक परिमेय संख्या है और √3 एक अपरिमेय संख्या है। तो दोनों के बीच हम गुणा करेंगे तो हमेशा हमको अपरिमेय संख्या मिलेगी। गुणा की जगह अगर भाग भी करेंगे तब भी अपरिमेय मिलेगी। भाग की जगह जोड़ करेंगे तब भी अपरिमेय मिलेगा। घटाना करेंगे तब भी अपरिमेय मिलेगा। यानी आप कोई भी संक्रिया कर लो, जोड़, गुणा, भाग, घटाना, कुछ भी कर लो, हमेशा अपरिमेय मिलेगा। ये बात याद रख लो। इससे बहुत सारे क्वेश्चन बनते हैं प्रतिवर्ष बोर्ड एग्जाम में। अगला क्वेश्चन है कि निम्नलिखित संख्याओं में से परिमेय संख्या कौन सी होगी। ठीक है, ध्यान से देखा जाए दोस्तों तो ये तो हो नहीं सकती। ये इसको देखो भाई, √1 को मैं खोल करके 1 लिख सकता हूँ, यानी ये एक परिमेय संख्या हो सकती है। बाकी इसको देखा जाए तो ये भी नहीं हो सकती और ना ही ये हो सकती है। 9 × 9 = 4, 13/9 का √ ये भी नहीं होगी। यानी हमारा ऑप्शन बी यहाँ पर करेक्ट होगा। अगला क्वेश्चन है निम्नलिखित में से परिमेय संख्या कौन सी है। ध्यान से देखा जाए दोस्तों तो ये डॉट 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 लगा है, यानी ये संख्या बढ़ती ही चली जा रही है, बढ़ती ही चली जा रही, पता नहीं कितना बढ़ेगी, है ना। तो इसका मतलब ये क्या है, अपरिमेय है। ये तो भैया अपरिमेय हो गई है, पर हमसे पूछा है परिमेय कौन सी है। ये भी अपरिमेय है, ये भी क्या है, अपरिमेय है। यहाँ पर देखें दोस्तों तो इसका जब आप वर्गमूल निकालेंगे तो ये भी बढ़ता ही चला जाता है। भाग विधि से निकाल के देखिए 10 10 20 20 100 अंकों तक बढ़ता ही चला जाएगा। इसको आप देखें तो 2 2 4 2 6, यानी 6 अंक हैं दशमलव के बाद। तो इसमें हम इसको कैसे लिख सकते हैं, इसको मैं लिख सकता हूँ 2 7 3 7 3 और 7 3 बटे में 1 के बाद 6 दशमलव के बाद 6 अंक है ना, 6 संख्याएँ हैं, तो मैं उतने जीरो वाली संख्या से इसमें भाग दे सकता हूँ। ठीक है, 6 जीरो वाली संख्या से, तो ये बटे में चली जाएगी, यानी यही एक परिमेय संख्या है दोस्तों। यहाँ पर इसको मैं बटे में आसानी से लिख सकता हूँ, तो ऑप्शन सी हमारा करेक्ट हो जाएगा। ठीक है, पांचवा प्रश्न है कि किसी पूर्णांक यम के लिए, यानी कोई पूर्णांक है जिसको यम कहते हैं, यम के लिए प्रत्येक सम पूर्णांक किस रूप का होता है। यानी दोस्तों ये पूछ रहा है कि सम पूर्णांक किस फॉर्मेट का होता है। तो इसको याद कर लो, सम फॉर्मेट यानी सम पूर्णांक जो है वो हमेशा 2m फॉर्मेट के होते हैं। जहाँ पर m की जगह आप कुछ भी रख सकते हैं, m की जगह आप 1 रखेंगे तब भी आपको एक सम संख्या मिलेगी, 2 1 कम 2 मिल जाएगा। ठीक है, m की जगह 2 लिखोगे तो 2 × 2 = 4 एक सम संख्या है। m की जगह 3 लिखो 6 आएगा, वो भी सम संख्या है। ठीक है, तो 2m जो है ये सम संख्याओं का एक फॉर्मेट होता है, तो 2m हमारा करेक्ट होगा। अब यहाँ पर देखा जाए तो अगला प्रश्न है कि किसी पूर्णांक q के लिए प्रत्येक विषम पूर्णांक किस रूप का होता है। तो सम जो है वो 2m का होता है और विषम पूर्णांक जो होता है
वो 2q+1 का होता है। ठीक है, 2q+1 के फॉर्मेट में होता है। तो यहाँ पर ऑप्शन डी हमारा करेक्ट होगा। जैसे देखिए, मान लो अगर q की जगह पर हम 1 रखेंगे तो क्या आएगा, 2 गुणे 1+1, तो हमको मिल जाएगा 3। ये भी एक विषम संख्या है। q की जगह मैं 0 रखता हूँ तो 2 गुणे 0+1 यानी 2 0 0, और एक भी हमको एक विषम संख्या मिलेगा। q की जगह मैं 3 रखता हूँ तो 2 गुणे 3+1 यानी 7 आएगा। ये भी एक विषम संख्या है, यानी 2q+1 हमारा करेक्ट आंसर होगा। इससे हमेशा हमको एक विषम संख्या ही मिलेगी। अगला क्वेश्चन है, यदि n² -1 जो है 8 से विभाज्य होती है तो n का मान क्या होगा। यानी आपसे ये पूछ रहा है कि संख्या n² -1 जो है वो 8 से विभाज्य होती है यदि n है 1, यानी n का मान क्या रखें कि ये 8 से विभाजित हो जाए। चलो पहले कोई पूर्णांक रख के ट्राई करते हैं, फिर उसके बाद हम इसको अलग अलग वैल्यू रख करके ट्राई करेंगे। तो n की जगह मैं पहली बार कोई पूर्णांक मान लो 2 रखता हूँ। ठीक है, तो 2 का स्क्वायर -1/8, देखते हैं पूरा पूरा कटता है कि नहीं। तो देखते हैं, तो 4 में से 1 गए 3, 3/8 पूरी पूरी नहीं कटता है। ठीक है, अब यानी ये वाला पूर्णांक वाला ऑप्शन तो गलत हो गया। प्राकृतिक संख्या रखते हैं n की जगह पर। तो मान लो मैं यहाँ पर क्या रख देता हूँ दोस्तों, 4 या कुछ भी रख देते हैं। तो 4 का स्क्वायर -1 आ जाएगा 16 बटे में क्या है 8, तो 8 तो इससे कट जाएगा। लेकिन सभी संख्याओं को लिखे रखे आप ट्राई करिएगा, 3 रखिए एक बार, 2 रखिए, है ना। यहाँ पर आप बार बार अलग अलग वैल्यू रखेंगे तो यहाँ पर देखिए n की जगह 2 रखते हैं तो 2 का स्क्वायर -1 तो ये 3 आ जाएगा, 3/8। ये भी नहीं कट रहा है, इससे भी नहीं कट रहा है। अब यहाँ पर प्राकृतिक देखिए, कुछ संख्याओं से तो कट जाएगा लेकिन कुछ संख्याओं से नहीं कटेगा। परंतु जब आप इसमें n की जगह आप विषम संख्या रखेंगे ना तो ये हर बार कटेगा। ये बात याद रखिएगा, n की जगह आप विषम संख्या रखेंगे तो हर बार कटेगा। जैसे मान लो मैं 1 रखता हूँ तो 1 का स्क्वायर -1/8 तो आ जाएगा 0/8, यानी 8 से कट गया। ठीक है, n की जगह मैं 2 रखता हूँ तो 2 का स्क्वायर -1/8 तो आ जाएगा 2 दूना 4, 4 में से देखिए 2 दूना 4 और 4 में से 1 गए 3/8। ठीक है, लेकिन यहाँ पर नहीं कट रहा है। क्यों नहीं कट रहा है, क्योंकि भाई 2 एक विषम संख्या नहीं है। हमें यहाँ पर क्या रखना था, विषम संख्या। ये मैंने गलती किया, यहाँ पर हम विषम संख्या रखेंगे। n की जगह क्या रखते हैं 3, तो 3 का स्क्वायर -1/8 तो आ जाएगा 9 में से 1 गए 8/8। आप देख सकते हैं कट गया इससे भी। अब अगली विषम संख्या 5 रखते हैं तो n की जगह 5 रखेंगे तो 5 का स्क्वायर -1/8 तो 25 में से 1 गए 24, 24/8 यानी 8 से ये भी कट गया। तो आप यहाँ पर अगर n की जगह कोई भी विषम संख्या रखेंगे तो 8 से कट जाएगा, ये बात याद रखिएगा। ठीक है, यहाँ पर ऑप्शन सी यानी विषम संख्या हमारा करेक्ट हो जाएगा। चलिए देखते हैं 9वां क्वेश्चन। 8वां क्वेश्चन कहता है, यदि 65 और 117 के HCF को 65m-117 के रूप में दर्शाया जाता है तो m का मान क्या होगा। बहुत ही महत्वपूर्ण सवाल है दोस्तों। तो पहले हम 65 और 117 का HCF निकाल लेते हैं। ठीक है, तो 65 के अभाज्य गुणनखंड में हम 5 गुणे 13 लिख सकते हैं, 13 × 5 = 65, और 117 के अभाज्य गुणनखंड में हम 13 गुणे 9 लिख सकते हैं। तो HCF हमको मिल जाएगा, कॉमन वाले ले लेंगे तो 13 हमारा क्या आ जाएगा, HCF आ गया। ठीक है, HCF हमको 13 मिल गया। तो बोल रहा है कि इसके HCF को ये दिया गया है, यानी HCF का मान यानी 13 जो है ये किसके बराबर है, 65m-117 के बराबर है। तो बोल रहा है कि m का मान क्या होगा। तो भाई 117 को इधर भेज दो तो 13 + 117 बराबर में हो जाएगा 65m। इसको जोड़ेंगे तो 130 हो जाएगा और बराबर में है 65m। तो 65 को इधर भेजेंगे तो m बराबर हमको 2 मिल जाएगा। क्या मिल जाएगा, 2। ठीक है, 65 से 2 बार में कट जाएगा तो m का मान हमको कितना मिल गया, 2 मिल गया। ये हमारा आंसर हो गया। देखते हैं दोस्तों 9वां क्वेश्चन। 9वां क्वेश्चन बोल रहा है कि वह बड़ी से बड़ी संख्या जिससे 70 और 125 को विभाजित करने पर शेषफल क्रमशः 5 और 8 प्राप्त हो। यानी वह बड़ी से बड़ी संख्या अगर हम जिससे हम 70 और 125 को विभाजित कर दें तो शेषफल हमको कितना मिलेगा, 5 और 8। तो हमको 2 संख्याएं दी गई हैं, एक 70 दिया है, एक 125 दिया है। ठीक है, अब ये बोल रहा है कि वह बड़ी से बड़ी नंबर ज्ञात करो, संख्या ज्ञात करो जिससे हम 70 और 125 में अगर भाग दें तो शेषफल हमको कितना मिले, 5 और 8 मिले। तो ऐसे सवाल में दोस्तों जो शेषफल आपको दिया रहे सबसे पहले उसको संख्या से माइनस कर लिया करो। तो इसमें से 5 माइनस कर लेते हैं और इसमें से 8 माइनस कर लेते हैं, क्योंकि क्रमशः दिया है ना, तो 5 और 8 दोनों से माइनस कर लो। इससे माइनस किया तो आ गया 65, इससे माइनस किया तो आ गया 120। ठीक है दोस्तों,
125 में से 8 हम घटाएंगे तो यहाँ पर कितना आएगा, 117 आएगा। कितना आएगा, 117। अब जो संख्याएं हमको मिली है ना, इनका हमें बड़ी से बड़ी जब यहाँ पर पूछा जाए, याद रखिएगा, जब बड़ी से बड़ी संख्या हमसे पूछा जाए दोस्तों, तो हम यहाँ पर निकालेंगे HCF। क्या निकालेंगे, HCF। और जब छोटी से छोटी संख्या पूछा जाए तो LCM निकालेंगे। तो 65 और 117 का HCF अभी अभी पिछले सवाल में ही निकाले थे। कितना आया था, 13 आया था। 13 आया था ना, हाँ। तो यहाँ पर वो संख्या क्या हो जाएगी दोस्तों, 13 हो जाएगी। ये वाला हमारा करेक्ट आंसर हो जाएगा। चलिए देखते हैं 10वां क्वेश्चन। ये सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है दोस्तों, याद रखिएगा, आपके पेपर की दृष्टि से मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है ये। अब बोल रहा है कि 2 धनात्मक पूर्णांक हैं जिनको हमने क्या किया है, एक A है, ठीक है, 2 धनात्मक पूर्णांक है A, एक A है। A को इन्होंने क्या लिख दिया है, x³ y², A को इन्होंने x³ y² लिख दिया है, और B को इन्होंने xy³ लिख दिया है। B को इन्होंने xy³ लिख दिया है, और बोल रहे हैं कि इसके रूप में व्यक्त किया जाए जहां x और y अभाज्य संख्याएं हैं। देखो ध्यान से, x और y को इन्होंने अभाज्य बता दिया, इसका मतलब ये A और B के अभाज्य गुणनखंड ही हमको दिया हुआ है। A और B का हमको क्या दिया हुआ है, अभाज्य गुणनखंड ही दिया गया है। तो बोल रहा है कि HCF क्या होगा A और B का। बताइए, कितना सरल सवाल है। यानी A और B का हमसे क्या पूछ रहा है, HCF पूछ रहा है। तो भैया जब अभाज्य गुणनखंड दे दिया है तो HCF निकालना किसको नहीं आएगा, सबको आ जाएगा। देखो HCF में हमें कॉमन घातों का सबसे छोटी घात लेना है। देखें तो x से x दोनों कॉमन है, ठीक है, तो छोटी घात कौन सी है, ये वाला, तो इसको ले लो। और वहाँ पर y भी कॉमन है, तो दोनों में छोटा कौन है, ये वाला, तो y² ले लो। यानी xy² इसका क्या आ गया, HCF आ गया। तो यहाँ पर देखें तो भैया ऑप्शन B हमारा करेक्ट आंसर हो जाएगा। देखते हैं 11वां क्वेश्चन दोस्तों। 11वां क्वेश्चन कहता है यदि 2 धनात्मक पूर्णांकों P और Q को क्या किया गया है, इसको भी सेम उसी फॉर्मेट में एकदम दिया गया है। मान लिया इसमें शायद LCM दिया है, हाँ LCM दिया है। देखिए इसको भी कर लेते हैं, बहुत ही सरल सवाल है दोस्तों, कुछ नहीं है इसमें भी, ठीक है। P जो है, P को दर्शाया है AB² में, और Q को दर्शाया है A³ B में। बोला है कि A और B दोनों अभाज्य संख्याएं हैं। कैसी हैं, A और B दोनों अभाज्य संख्याएं हैं, यानी अभाज्य गुणनखंड हमको दिया है। बोला है LCM क्या होगा P और Q का, तो P और Q का LCM हमसे पूछा गया है P, Q का, ठीक है। तो देखिए LCM में हम क्या करते हैं कि जो जो कॉमन है उसमें से बड़ी घात लेते हैं और बाकी सभी घातों को उतार लेते हैं। तो यहाँ पर देखें तो A और A दोनों कॉमन है, तो दोनों में बड़ा घात कौन सा है, A³, तो A³ को ले लो। ऐसे ही B² B भी कॉमन है, तो दोनों में बड़ा कौन सा है, B², तो इसका हो जाएगा A³ B²। क्या हो जाएगा, A³ B²। तो यहाँ पर देखें तो A³ B² हमको ऑप्शन C में मिल रहा है। ये हमारा करेक्ट आंसर हो जाएगा दोस्तों, ठीक है। चलिए देखते हैं 12वां क्वेश्चन। तो क्वेश्चन नंबर 12 कहता है कि एक शून्येतर परिमेय संख्या और एक अपरिमेय संख्या का गुणनफल क्या होता है। तो अभी अभी बताया हूँ कि परिमेय संख्या या फिर अपरिमेय संख्या के बीच आप जोड़ करें, घटाना करें, गुणा करें या भाग करें, हमेशा क्या आएगा, एक अपरिमेय संख्या आएगी। तो करेक्ट आंसर आपका क्या हो जाएगा, सदैव एक अपरिमेय संख्या आएगी। तो यहाँ पर देखिए चारों ऑप्शन आपको दिख रहे हैं, इसमें से कौन सा सही है, सदैव अपरिमेय संख्या। कौन सा सही है दोस्तों, सदैव अपरिमेय संख्या। तो ऑप्शन ए यहाँ पर आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा। चलिए देखते हैं 13वां क्वेश्चन। बोल रहा है कि 1 से 10 तक की संख्याओं में से सभी संख्याओं से विभाज्य न्यूनतम संख्या कौन सी है। पूछ रहा है कि 1 से 10 तक की संख्याएं हैं, तो पहले 1 से 10 तक की संख्याएं लिख लो, ठीक है। 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10। बोल रहा है 1 से 10 तक की संख्याएं हैं और संख्याओं में से सभी संख्याओं से विभाज्य छोटी से छोटी संख्या कौन सी है। तो ऐसे सवाल को करने का तरीका है कि सब का आप लासा निकाल लो। क्या कर लो, सब का आप लासा निकाल लो। तो इसको 2 से काटेंगे तो 2 × 1 = 2, 3 2 दूना 4, 2 3 6, 7 2 चौके 8, 2 पंचे 10। फिर से करेंगे इसको, 2 × 1 = 2, 5 3 7 को उतारते जाओ, 2 दूना 4, 9 और 5 को भी उतार लो। एग्जाम में आप जल्दी जल्दी कर लेंगे, यहाँ पर मैं अच्छे से कर रहा हूँ ताकि आपको समझ में आए। इसको 2 से फिर कर लेते हैं तो 1 1 3 1 5 3 7 2 1 2 9 5, ठीक है। अब 3 से इसको कर लेते हैं भैया, तो 1 1 1 3 1 3 1 1 5 3 1 3
7 कामा 1, 3 तिक्को 9 और 5, 3 से फिर इसको काट देते हैं तो 1 कामा 1 कामा 1 कामा 1 कामा 5 कामा 1 कामा 7 कामा 1 कामा 1 कामा 5। ठीक है, अब ऐसे ही आप 5 से काटेंगे तो ये भी कट जाएगा, 7 आ जाएगा और ये 5 भी कट जाएगा। ठीक है, और 7 से काटेंगे तो एक बार में 7 कट जाएगा, यानी इतना आता है। तो गुणा करना है इसका। ठीक है, तो 2 दूना 4, 4 दूना 8, 8 पंचे 40 और 40 में गुणा करना है 3 तिक्को 9 और 9 7 63। ठीक है, तो गुणा कर लेते हैं। 4 3 12 की 2, हासिल आए 1, 4 6 24 1 25 और पीछे 0। कितना आ रहा है दोस्तों? 2520। देखते हैं कौन सा ऑप्शन सही है। तो ऑप्शन डी हमारा करेक्ट आंसर हो जाएगा। ठीक है, देखिए यहाँ पर न्यूनतम संख्या पूछा था ना, छोटी से छोटी संख्या। तो जब छोटा पूछे तो आपको एलसीएम निकालना है और इसीलिए हमने एलसीएम निकाला है, लासा निकाला है। ठीक है, अब यहाँ पर बोल रहा है एक शून्येतर परिमेय संख्या एवं अपरिमेय संख्या का भागफल क्या होता है। तो बताया हूँ, भाग करो, जोड़ करो, गुणा करो, घटाना करो, हमेशा एक अपरिमेय संख्या ही आएगी। तो ये वाला करेक्ट हो जाएगा। बोल रहा है किसी परिमेय संख्या के समतुल्य परिमेय संख्याएं कितनी हो सकती हैं। तो किसी परिमेय संख्या के समतुल्य असंख्यों परिमेय संख्याएं हो सकती हैं भाई। जैसे मान लो हमको दे दिया 2/3 और बोला इसी के समतुल्य और निकालो। तो ऊपर वाले में भी 2 का गुणा कर दो, 4 आ गया, नीचे वाले में भी कर दो, 4/6 आ गया उसी के समतुल्य। अब इसके समतुल्य और निकालना है, फिर से 2 का गुणा कर दो, फिर से 2 का गुणा कर दो, फिर से 2 का गुणा कर दो। भाई कितनी भी तुम निकाल सकते हो, है ना। यानी इसमें आप निकाल देंगे अपरिभाषित, बहुत ज़्यादा हो सकती हैं, अनंत हो सकती हैं। चलिए देखते हैं 16वां, निम्नलिखित संख्याओं में से परिमेय संख्या कौन सी है। परिमेय संख्या कौन सी है? तो √3 को हम 3 लिख सकते हैं। ये तो वैसे भी अपरिमेय संख्या है और इसको देखिए ये भी बढ़ती चली जा रही है। ठीक है, बढ़ती चली जा रही है। तो अरे जब 3 हमको मिल चुका है तो ये तो खुद ही परिमेय संख्या है ना, यानी पहला ऑप्शन हमारा करेक्ट हो गया। तो बाकी भाड़ में जाए, हमसे क्या मतलब। देखते हैं 17 वाला क्वेश्चन दोस्तों। बोल रहा है संख्या 156 का अभाज्य गुणनखंड क्या होगा। तो 156 का हम क्या करते हैं, अभाज्य गुणनखंड निकाल लेते हैं। ठीक है, 156 को अभाज्य गुणनखंड में बदलेंगे, ऐसे काटेंगे इसको। 2 7 14, 15 में 14 गए 1, 2 8 16, फिर से काटो, 2 3 6, 7 में 6 गए 1, 2 9 18, 3 से काटो 13 बार में, 13 से काटो 1 बार में। तो आप लोग देखें कि 2 गुणे 2 गुणे 3 गुणे 13, तो 2 गुणे 2 गुणे 3 गुणे 13, यानी ये वाला हमारा करेक्ट आंसर हो जाएगा। ठीक है, अगला देखते हैं दोस्तों। परिमेय संख्या 17/2 की घाते 2 गुणे 5 का दशमलव प्रसार निम्नलिखित में से किस दशमलव के स्थान के बाद समाप्त होगा। ठीक है, तो इसको कर लेते हैं भाई। कितना आएगा देखो, यहाँ पर बोल रहा है 17 है और बटे में है 2 की घात 2 गुणे 5। तो इसको हम लिख सकते हैं 17/2 दूना 4 पंचे 20 आ गया। ठीक है, इसको सरल कर लेंगे, क्या करें, इसको नीचे 100 बना लेते हैं तो हमारी कैलकुलेशन आसान हो जाएगी। तो ऊपर भी 5 का गुणा करते हैं, नीचे भी 5 का गुणा करेंगे तो आ जाएगा 85 और बटे में आ गया 100। तो 2 अंक दशमलव हमारा लेफ्ट खसक जाएगा। तो कितना आ जाएगा 0.85। ठीक है, तो करेक्ट आंसर इसका क्या हो जाएगा, 2 अंक बाद। ये वाला हमारा करेक्ट है। पूछ रहा है दशमलव प्रसार किस दशमलव स्थान के बाद समाप्त होगा। तो देख सकते हैं दशमलव के 2 अंक बाद समाप्त हुआ है। दशमलव के कितने अंक बाद, 2 अंक बाद, तो 2 हमारा करेक्ट आंसर हो जाएगा। 19वां क्वेश्चन है, बोल रहा है कि एक संख्या 144 के अभाज्य गुणनखंड में अभाज्य गुणनखंडों की घातों का योगफल क्या होगा। अभाज्य गुणनखंडों की घातों का योगफल। तो पहले अभाज्य गुणनखंड निकाल लेते हैं। तो 144 का अभाज्य गुणनखंड, इसको काटेंगे 2 से तो 72 बार में कटेगा, फिर 2 से काटेंगे 36 बार में कटेगा, फिर 2 से काटेंगे 18 बार में कटेगा, फिर 2 से काटेंगे 9 बार में कटेगा, 3 से काटेंगे 3 बार में कटेगा, 3 से काटेंगे 1 बार में कटेगा। अब इसको घातों के रूप में लिख लेते हैं। तो इसको लिख देंगे 2 यहाँ पर 4 बार आया है तो 2 की घात 4, 3 2 बार आया है तो 3 की घात 2। अब बोल रहा है कि अभाज्य गुणनखंडों की घातों का योगफल। तो 4 और 2 को जोड़ दो, कितना आ रहा है, 6 आ रहा है। ठीक है, तो हमारा ऑप्शन डी यहाँ पर करेक्ट आंसर हो जाएगा दोस्तों। ठीक है, चलिए देखते हैं अगला क्वेश्चन। बोल रहा है कि दिया है लासा 132 और 288 का 31 68। ठीक है, यानी एलसीएम दिया है 132 और 288 का, कितना दिया है, 3168। बोल रहा है एचसीएफ निकालो। क्या निकालो, मासा निकालो। तो बहुत सरल है इसको निकालना। आप लोग जानते हैं कि 2 संख्याओं का गुणनफल यानी a गुणे b बराबर होता है एलसीएम गुणे एचसीएफ के।
ये सूत्र सबको पता होना चाहिए कि यानी जिन संख्याओं का लासा मासा आप निकालते हैं तो उन संख्याओं का लासा मासा उन संख्याओं के गुणा के बराबर होता है। ये बहुत ही सिंपल फार्मूला है। तो दो संख्याएं कौन कौन सी हैं, 132 और 288। तो 132 गुणे 288 बराबर होगा एलसीएम गुणे एचसीएफ। तो एलसीएम का मान हमको 3168 दिया है, तो एलसीएम की जगह लिख दो 3168 गुणे एचसीएफ निकालना है तो एचसीएफ लिख दो। ठीक है, अब इसको इधर भेज दो तो 132 गुणे 288 बटे 3168। ठीक है, और बराबर में क्या है, एचसीएफ है। इसको आप लोग काट लीजिए अच्छे से जितनी बार में कटे। ठीक है, आप इसको काटना चाहें दोस्तों तो ऊपर ऊपर का गुणा करके ऊपर लिख लो। ठीक है, जो भी आए ऊपर लिख लो, और बटे में 3168 है, 3168 है। ठीक है, तो आप दिमाग थोड़ा लगाएंगे तो अगर हम 132 का 288 में गुणा करेंगे तो 8 दूनी 16, यानी इकाई का अंक हमारा क्या आएगा, 6 आएगा। ठीक है, तो मान लो कोई संख्या आती है जिसका इकाई का अंक 6 है, तो जब हम 8 से इसको काटेंगे दोस्तों तो 2 बार में कटना चाहिए, 2 बार में कटना चाहिए ना, यानी हमारा इकाई का अंक निश्चित है कि 2 ही आएगा। क्या आएगा दोस्तों, 2 आएगा हमारे आंसर का। तो यहाँ पर देखें तो यहाँ पर 12 भी आंसर में दिया है और 132 भी दिया है, तो अब विवाद हो रहा है, तो हमें क्या करना है, गुणा कर लेना है दोस्तों, सबसे सिंपल काम हो जाएगा। तो चलिए मैं इसका गुणा करके आपको लिख करके सॉल्व कर देता हूँ। तो देखिए दोस्तों, मैंने दोनों का गुणा करके यहाँ पर लिख लिया है, आप लोग भी कैलकुलेटर से कर सकते हैं। ठीक है, गुणा कर लिया है, और जब इसका इसमें भाग देंगे तो 12 बार जाएगा। ठीक है, कितनी बार जाएगा, 12 बार, तो करेक्ट आंसर हमारा 12 हो जाएगा। ठीक है, चलिए अब देखते हैं भाई अगला क्वेश्चन। अगला क्वेश्चन है आप सभी के सामने, वह बड़ी से बड़ी संख्या जिससे 245 और 1037 को विभाजित करने पर प्रत्येक दशा में शेषफल 5 प्राप्त हो। ठीक है, तो क्या करते हैं, इसको सॉल्व करते हैं। ठीक है, बहुत ही सरल क्वेश्चन है। देखिए 245 दिया है और 1037 दिया है, और बोल रहा है शेषफल हमको 5 प्राप्त हो, तो दोनों में से पहले 5 घटा लो, दोनों में से 5 हम घटा लेते हैं, तो आ जाएगा 240, और इधर घटाएंगे 5 तो आ जाएगा 1032। ठीक है, अब बोल रहा है बड़ी से बड़ी संख्या, इसका मतलब दोनों का हमें क्या निकालना है, एचसीएफ निकालना है। तो 240 और 1032 इन दोनों का पहले अभाज्य गुणनखंड निकालते हैं, तभी तो एचसीएफ निकाल पाएंगे, या फिर भाग विधि से आप डायरेक्ट निकाल लो, 1032 में 240 से भाग दो लो। ठीक है, ये विधि आती होगी आप लोगों को, है ना। तो देखते हैं कि 4 बार जाता है कि नहीं। तो 4 शून्य की 0, 4 चौको 16 की 6 हासिल आए 1, 4 दूना 8 1 9, 2 आया, और यहाँ पर घटाएंगे दोस्तों तो 13 में से 6 गए, 7 आया। अब ये 72 से भाग देंगे 240 में, कितनी बार जाता है, तो 5 दूना 10 की 0 हासिल आए 1, 5 बार नहीं जाएगा, 4 बार देखते हैं, 4 4 सते 4 बार भी नहीं जाएगा, 3 बार, 3 दूना 6, 3 सते 21। ठीक है, तो 10 में से 6 गए, 4 बचा, 3 में से 1 गए 2। अब 24 से 72 में भाग देते हैं तो 24 तियाँ 72, तो हमको मासा कितना मिला दोस्तों, 24 मिल गया। तो 24 अगर हमारे आंसर में है तो वही हमारा करेक्ट आंसर हो जाएगा। ठीक है, तो 24 हमारे आंसर में है दोस्तों, तो ये वाला हमारा करेक्ट आंसर हो जाएगा। चलिए अगला देखते हैं भैया, अगला देखते हैं। तो यहाँ पर 22वां क्वेश्चन है कि 731 बटे 625 के दशमलव प्रसार में अंकों की संख्या क्या होगी। तो इसके लिए हमें भाग देना पड़ेगा, 731 में 625 का भाग देंगे। ठीक है, तो 731 में 625 का भाग देंगे, 1 बार जाएगा, तो 11 में से 5 गए, 6 बचा, 2 में से 2 गए 0, 7 में से 6 गए 1, 106 आया, दशमलव लगाओ, यहाँ 0 ले लो, 6 1 कम 6। ठीक है, तो 625 आ गया। 10 में से 5 गए, 5 बचा, 5 में से 2 गए, 3 बचा, और 10 में से 6 गए, 4 बचा। अब दशमलव लगा है तो 1 0 और आ जाएगा। तो 6 छंग 36, 6 सते 42, तो 7 बार लेते हैं, तो 7 पना 35 की 5 हासिल आए 3, 7 दूनी 14, 3 17 की 7 हासिल आए 1, 7 छंग 42 1 43, ज़्यादा हो रहा है तो एक बार 6 बार इसको ले जाते हैं। ठीक है, 6 पंचे 30 की 0 हासिल आए 3, 6 दूनी 12 3 15 की 5 हासिल आए 1, 6 छंग 36 1 37, तो 6 बार लिए हैं दोस्तों, तो कितना आ रहा है 0, 5 में से 5 गए 0, 13 में से 7 गए 6 बचा, अब दशमलव लगा है तो 1 0 और आ जाएगा। अब ये 9 बार जाएगा, 9 छंग 54, तो 9 पना 45 की 5 हासिल आए 4, 9 दूनी 18 4 22 की 2 हासिल आए 2, 9 छंग 54 2 56। ठीक है, 10 में से 5 गए 5 बचा, 9 में से 2 गए 7 बचा, 9 में से 6 गए 3 बचा, दशमलव लगा है 1 0 और आ जाएगा। अब इसको क्या करते हैं, 6 बार ले जाते हैं, तो 6 बार ले जाएंगे तो 6 छंग 36 3750 फिर से आ जाएगा, है ना।
तो आप लोग देखें तो पूरा पूरा कट चुका है। तो 1.1696 आ रहा है, यानी दशमलव के 4 अंक बाद ये खत्म हो रहा है। तो सवाल क्या बोलता है कि दशमलव प्रसार में अंकों की संख्या कितनी होगी। तो देखा जाए तो दशमलव प्रसार में अंक कितने हुए, 1 2 3 4 5, 5 अंक हुए, लेकिन 5 ऑप्शन नहीं दिया है। तो हम देख रहे हैं कि दशमलव के बाद 4 अंक है, तो हम 4 पर लगा देंगे। ठीक है, ये हमारा आंसर हो जाएगा। ये हमसे दशमलव के बाद अंकों की संख्या पूछ रहा है। ठीक है, तो चौथा हमारा सही हो जाएगा। देखिए बोल रहा है निम्नलिखित में से अभाज्य संख्या कौन सी है। तो अभाज्य संख्या 2 ही है, आप सभी लोग जानते हैं। ठीक है, अब यहाँ पर बोल रहा है निम्नलिखित में से कौन सा सह अभाज्य संख्याओं का युग्म है। तो सह अभाज्य संख्याओं का युग्म वो होता है दोस्तों जिनका मासा क्या होता है, 1 होता है। जिसका मासा 1 आ जाए वो सह अभाज्य संख्याओं का युग्म होता है। तो यहाँ पर ऑप्शन देखें तो कौन कौन सा दिया हुआ है। तो 18,25, 5,15, 7,21 और 31,93 दिया हुआ है। तो कायदे से देखा जाए तो आप तुरंत समझ जाएंगे 5 से 15 कट रहा है, यानी इसमें 5 हमारा उभयनिष्ठ हो जाएगा, यानी 5 कॉमन हो जाएगा, तो ये नहीं हो सकता। 31 से ये भी कट रहा है, इसमें तो ये भी नहीं हो पाएगा क्योंकि कट रहा है पूरा पूरा, और ये भी पूरा पूरा कट रहा है, ये भी नहीं हो पाएगा। तो 18,25 का आप निकाल भी लीजिए मासा अगर निकालते हैं, है ना। तो 2 त्याई 6 तिरिक 18, 2 गुणे 3 गुणे 3 इसको लिख लिया, और 25 को हम लिख सकते हैं 5 गुणे 5। देख सकते हो कॉमन कोई भी नहीं है, तो 1 और 1 दोनों जगह से कॉमन ले लेंगे तो मासा हमको कितना मिल जाएगा, मासा हमको 1 मिल जाएगा, यानी यही हमारी सह अभाज्य संख्याओं का युग्म है। चलिए अगला देखते हैं। बोल रहा है एक परिमेय संख्या और एक अपरिमेय संख्या का अंतर क्या होता है। तो अभी अभी बताया हूँ, सदैव अपरिमेय संख्या होगी। अगला है निम्नलिखित संख्याओं में से कौन सी एक परिमेय संख्या है। तो √3/√5 नहीं है। √2 गुणे √7 को सॉल्व करेंगे तो √14 आएगा, ये भी नहीं है। अब उसके बाद अगर देखें तो यहाँ पर ऑप्शन सी देख लेते हैं दोस्तों, √5 + √7, √5 - √7। तो यहाँ पर a + b a - b का सूत्र लग रहा है। तो a + b a - b कहता है कि a² - b²। ठीक है, तो a का स्क्वायर यानी √5 का स्क्वायर माइनस b का स्क्वायर मतलब √7 का स्क्वायर। तो √5 का स्क्वायर करेंगे तो 5 आ जाएगा, माइनस √7 का स्क्वायर करेंगे तो 7 आ जाएगा। तो 7 से 5 घटेगा, माइनस का 2 आ जाएगा, बट्टे में 1 लगा लो, एक परिमेय संख्या बन गई। यानी हमारा सी ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा। ठीक है, ऑप्शन सी करेक्ट है। अब देखिए 27वां बोल रहा है वह छोटी से छोटी संख्या जिसको 35, 56 और 91 से विभाजित करने पर प्रत्येक दशा में शेषफल 7 प्राप्त होगा। ठीक है, तो इसके लिए सबसे पहला काम है दोस्तों आपको 35, 56 और 91 का लासा निकाल लेना है। ठीक है, तो यहाँ पर हम निकालते हैं 35, 56 और 91 का लासा। तो इसको काटते चले जाएंगे, 2 से 28 बार में कट रहा है, 91 उतार लो, फिर 2 से काटेंगे 14 बार में कटेगा, फिर 2 से काटेंगे 7 बार में कटेगा। अब 7 से काटो तो 35 वगैरह सबको पहले उतार लिया जाए। तो 7 से काटे 5 बार में 35 कटा, 1 बार में 7 कटा और 13 बार में 91 कटा। 5 से काटेंगे 1 बार में कटेगा, 13 को उतार लो, 13 को 13 से 1 बार में काट दो। ठीक है, तो कितना आ रहा है, 2 दूना 4, 4 दूना 8, 8 पंच 40, 40 गुणे 13 सते 91। ठीक है, तो 40 गुणे 91, तो 4 एकम 4, 4 नहीं है 36, यानी 3640 आ रहा है। अब बोल रहा है शेषफल 7 प्राप्त हो, यानी 3640 में हमें क्या करना है, 7 को जोड़ना है दोस्तों। तो 7 को जोड़ेंगे तो 3647 हमको मिल जाएगा। ऑप्शन सी हमारा करेक्ट आंसर हो जाएगा दोस्तों। चलिए अगला देखते हैं। बोल रहा है निम्नलिखित में से अपरिमेय संख्या कौन सी है। तो इसको देखा जाए तो ये 5 के बराबर है, इसको देखा जाए तो 9 के बराबर है, ये एक परिमेय संख्या है ही, तो ये वाली एक अपरिमेय संख्या है, ये करेक्ट आंसर हो जाएगा। अब बोल रहा है 148/185 का सरलतम रूप क्या होगा। बहुत ही सरल क्वेश्चन है दोस्तों, इसको काटना है, बस मेन काटने का खेल है। ठीक है, तो 148 है तो निश्चित है कि जहाँ जहाँ पे 5 है उनसे तो ये कटने वाला नहीं है, क्योंकि 148 है तो 5 से नहीं कटेगा। तो 4 से ट्राई करते हैं, तो संख्या के अंकों को जोड़ लो। देखिए 48 अगर 4 से कट रहा है क्या, तो इसको चेक करेंगे तो 4 से नहीं कट रहा है। तो 148 में 4 का भाग देकर ट्राई कर लेते हैं। तो 4 तियाँ 12, 4 में से 2 गए 2, 4 सते 28, 37 बार में 4 से ऊपर वाला कट गया। तो 5 का 37 में गुणा करो, 185 आ रहा है क्या। 5 सते 35 की 5 हासिलाएँ 3, 5 ते 15, 3 18। हाँ, तो पहला ऑप्शन हमारा करेक्ट आंसर हो जाएगा। ठीक है, बोल रहा है 15, 18 और 24 का लासा क्या होगा। तो 15, 18 और 24 सब का लासा निकाल लेते हैं। इसको 2 से काट देंगे तो 2 नैया 18, 2 12 हम 24, फिर 2 से काटेंगे तो क्या होगा,
2 छक्के 12, फिर 2 से काटो, तिहाई 6, ठीक है, 15 9 आ गया। अब इसको 3 से काटो, 3 पचे 15, 3 तिक्को 9, 3 एकम 3, 3 से काटो, 3 एकम 3, 5 से काटो, 5 एकम 5, तो 2 दूना 4, 4 दूना 8, 8 पंच 40, 40 में गुणा करना है 3 तिक्को 9 का, तो आ जाएगा 360। तो हमारा करेक्ट आंसर कौन सा है दोस्तों? 360। तो इस तरीके से दोस्तों आज की इस वीडियो में हम इस चैप्टर से बनने वाले जितने भी टाइप के क्वेश्चन थे सब देख लिए हैं, और काफ़ी ज़्यादा मेहनत लगी इस वीडियो को बनाने में। तो आप लोग वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा लाइक करें, और अगर आप चाहते हैं कि ऐसा ही अलग अलग टाइप का वीडियो आपको बहुपद चैप्टर का भी मिले तो जल्दी से जल्दी कमेंट करें, और वीडियो को 200-300 प्लस लाइक जितना हो सके पहुँचा दो यार, ठीक है। फिर ऐसे ही मैं लॉन्ग क्वेश्चन भी लेकर के आऊँगा। यदि वीडियो अच्छा लगे तो लाइक करें, दोस्तों के पास शेयर करें। मिलेंगे आप सभी के साथ अगली वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद जय भारत।